अगर आपको बिना बताए आपके स्कूल से, कॉलेज से या ऑफिस से निकाल दिया जाए और आपकी बात सुनी भी न जाए, तो क्या ये अनफेयर नहीं होगा? आपको तो यही लगता रहेगा यार बहुत गलत हो गया। इस अनफेयरनेस को रोकने के लिए लॉ में एक कॉन्सेप्ट बना है जो इस चीज़ पे काम करता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? नेचुरल जस्टिस। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल जस्टिस। सबसे पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। नेचुरल जस्टिस इज द प्रिंसिपल दैट एवरी पर्सन शुड रिसीव अ फेयर हियरिंग एंड दैट नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि हर पर्सन को चांस मिलनी चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, फेयर हियरिंग होनी चाहिए, हर व्यक्ति की बात को सुना जाना चाहिए। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि किसी भी पर्सन को अपने ही केस में जज नहीं होना चाहिए। जस्टिस क्या होता है, इसका मीनिंग, इसके प्रिंसिपल, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके इम्पोर्टेंस और साथ में इसके केस लॉ समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। जस्टिस हमें क्या बता रहा है? बाय नेम इटसेल्फ वो बताता है नेचर का जस्टिस। नेचर का जस्टिस मतलब हर बंदे को, हर पर्सन को, वो गलत हो या सही, उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। उनको एकदम बिना बताए, कुछ भी बिना शेयर करे ऐसे ऑफिस से, कॉलेज से निकाल नहीं देना चाहिए। उन्हें भी अपना पॉइंट रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ये एक लीगल प्रिंसिपल है जो बताता है हर पर्सन के साथ फेयर डिसीजन, फेयर चीज़ें होनी चाहिए, अनफेयर चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं नेचुरल जस्टिस की ज़रूरत क्यों पड़ी। नेचुरल जस्टिस की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो पहले के लोग होते थे ना, उनको बिना कुछ बताए, बिना उनकी बात सुने ना, डायरेक्टली उनके लिए डिसीजन सुनाया जाता था जो उनके लिए अनफेयर रहता था। और ये अनफेयरनेस को रोकने के लिए नेचुरल जस्टिस जैसी लीगल टर्म हमारे लॉ में एग्जिस्ट करने लगी कि अब दूसरे पार्टी को भी अच्छे से सुना जाएगा। इस लीगल टर्म को कोर्ट्स में, गवर्नमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, लॉज में हर जगह फॉलो किया जाता है। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें हम आगे बढ़ते हैं जो है कि नेचुरल जस्टिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है नेचुरल जस्टिस का मेंटेन फेयरनेस। फेयरनेस बनाए रखना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टॉप बायसनेस। बायसनेस मतलब पार्शियलिटी को स्टॉप करना। पॉइंट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी पर्सन। हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टू मेक पब्लिक का ट्रस्ट बनाए रखना किस पे? जुडिशियरी पे। अगर जुडिशरी नेचुरल जस्टिस का काम करेगी, सही डिसीजन लेगी, तो पब्लिक का ट्रस्ट बना रहेगा किस पे? जुडिशियरी पे पब्लिक का ट्रस्ट बना रहेगा। और साथ ही साथ रॉन्ग डिसीजंस भी कम होंगे। अगर नेचुरल जस्टिस अगर होगा ना, तब दूसरे की बात भी इक्वली सुनी जाएगी, तो रॉन्ग डिसीजंस भी कम होंगे। आप चाहे तो 5th पॉइंट में मेंशन कर सकते हो, टू हैव लेस रॉन्ग डिसीजन। अब बात करते हैं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होता है नेचुरल जस्टिस का? ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब क्या होता है? हियर द अदर साइड, मतलब दूसरे पर्सन की बात भी सुनो। अगर कोई किसी से गलती हुई है तो उसको एविडेंस देने का मौका दो, या उसे नोटिस दो, या उसकी बात सुनी जाए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को चीटिंग के एलिगेशन में बिना उसकी बात सुने डायरेक्ट सस्पेंड किया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो जाएगा। कहते हैं हम सेकंड प्रिंसिपल की। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? नैमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। इसका मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। किसी भी पर्सन को अपने ही केस का जज नहीं बनना चाहिए। मान लीजिए एक कंपनी का मैनेजर है,
और उसका रिलेटिव ही कंपनी में अगर एम्प्लॉय है और वो ही उसके डिसिप्लिन को जज कर रहा है, तो क्या वो सही जजमेंट करेगा? अगर आपका रिलेटिव ही आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो आप उसके लिए तो बायस्ड रहोगे ना कहीं आप में एक बायसनेस आ जाएगी। तो इसलिए बोला गया है, लॉ का ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अपने ही केस में पर्सन को जज नहीं रहना चाहिए। इसीलिए लॉ ना इम्पार्शियल जज की डिमांड करता है। ये है नेचुरल जस्टिस की इम्पोर्टेंस के बारे में। नेचुरल जस्टिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहला, टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट। सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल जस्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इज इंश्योर फेयर हियरिंग। इंश्योर फेयर हियरिंग्स मतलब कि अच्छी हियरिंग हो, कुछ भी बायसनेस ना हो, उस चीज़ को इंश्योर करता है नेचुरल जस्टिस। थर्ड है स्टॉप्स करप्शन एंड फेवरेटिज्म। जब आपका इसमें एक प्रिंसिपल है जो क्लियर बोलता है आप अपने केस में जज नहीं बन सकते हो, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि फेवरेटिज्म और करप्शन की कोई चांस ही नहीं है। फोर्थ इज टू मेक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अकाउंटेबल। अगर सबके लिए लॉ इतना क्लियर और सिंपल हो जाएगा ना, तो गवर्नमेंट पे भी सेम रूल एप्लीकेबल होता है नेचुरल जस्टिस का। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी आंसरेबल हो जाती है कि उनको भी जवाब देना पड़ता है चीज़ों को लेके। फिफ्थ इज टू सपोर्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। के कौन सी स्पिरिट को सपोर्ट करता है नेचुरल जस्टिस? आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 को सपोर्ट करता है नेचुरल जस्टिस। करते हैं नेचुरल जस्टिस के टॉपिक में एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, कब नेचुरल जस्टिस लागू नहीं होता है, इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला एक्सेप्शन है हमारा इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन माने अगर कोई ऐसा टफ टाइम आता है तब नेचुरल जस्टिस की चीज़ काम नहीं करती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो अगर कोई बिल्डिंग गिरने वाली है या उस पर कोई खतरा है जिसकी वजह से पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो ऐसा नहीं है हर इफेक्टेड पर्सन से जाके हम पूछेंगे कि आप अपना हियरिंग बताओ, आपका रीज़न बताओ। ये सीधा लॉ से नोटिस आ सकता है कि आप उस बिल्डिंग को फटाफट डिमोलिश करो या ख़त्म करो या गिरा दो। अगर वो बिल्डिंग से दूसरे को नुकसान पहुंचने वाला है या जनरल पब्लिक को नुकसान पहुंचने वाला है, तो हर पर्सन की तब इमरजेंसी सिचुएशन वाले टाइम में हर पर्सन का टेक नहीं सुना जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स। नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स में मतलब कभी कभी नेशन की सिक्योरिटी में गवर्नमेंट हर चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करती है क्योंकि उससे किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। तब बिना सामने वाले की बात सुने हुए, बिना हियरिंग सुने कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। हम समझ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास या नेशन के पास क्विक इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी कंट्री से हमको ख़तरा है या किसी पर्टिकुलर जगह अटैक हो सकता है, तो वो हर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ना ही वो दूसरी चीज़ों को सुनते हैं। तो नेचुरल सिक्योरिटी में नेचुरल जस्टिस का एक्सेप्शन मिल जाता है, वहाँ पे नेचुरल जस्टिस यूज़ नहीं होता है। पब्लिक इंटरेस्ट में क्या आता है कि अगर किसी एक पर्सन को जो चीज़ बेनिफिट कर रही है और जनरल पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, उसमें एक पर्सन की हियरिंग को नहीं सुना जाएगा, उसमें जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को देखा जाएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई एक फैक्ट्री है, वो मान लो कोई ड्रिंक या बेवरेजेस बना रही है जो कंटामिनेटेड है, जो सामने वाले की हेल्थ को मतलब पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके लिए डायरेक्ट लॉ ऑर्डर पास हो जाएगा। ऑर्डर क्या रहेगा कि आप कंपनी को बंद कर दो, सामने वाले की चीज़ को नहीं सुना जाएगा क्योंकि वो पब्लिक को नुकसान पहुंचा रही है वो चीज़। तो वो डायरेक्टली वो फूड हो या वो कोई पीने की चीज़ हो, वो बंद कर दी जाएगी, चाहे वो खाने की चीज़ हो चाहे वो पीने की चीज़ हो। कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, जैसे पार्लियामेंट का कुछ मैटर हो गया, इन सब चीज़ों में ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन की सुनी जाए क्योंकि वो मैटर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं, मतलब पर्सनल होते हैं। पर्सनल मतलब जिसको इजीली डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। तो कॉन्फिडेंशियल मैटर जो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग स्केल पे मैटर करते हैं, तो इसीलिए उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जाता है और वहाँ पे हर पर्सन की हियरिंग नहीं सुनी जा सकती है, तो वो नेचुरल जस्टिस का एक्सेप्शन माना जाता है।
बात करते हैं नेचुरल जस्टिस के इस केस लॉ के बारे में। ये केस लॉ क्या है? AK कैरीपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969। इसमें एक पर्सन है ना, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक मेंबर है, जो कि इन्वॉल्व है किसमें? प्रमोशन कैंडिडेट्स में खुद ही इन्वॉल्व हो रखा है। तो इशू आता है, क्या जो पहले से ही इस बोर्ड का हिस्सा है, क्या वो कैंडिडेट बन सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली फिर तो ये इसी को फेवर करेगा। ये इशू किधर गया? ये इशू गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि नहीं, ये बंदा इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये वायलेट कर रहा है कौन से प्रिंसिपल को? नैमो जोडेक्स इनकॉसा सुआ। इसका मतलब मैंने बताया है, नैमो जोडेक्स इनकॉसा सुआ का मतलब क्या होता है कि अपने ही केस में कोई भी जज नहीं बन सकता है। अगर ये खुद बोर्ड का पार्ट है तो क्या होगा? ये तो ऑब्वियसली अनफेयर डिसीजन लेगा, सही कैंडिडेट नहीं चूज करेगा। तो ऑब्वियसली ये वायलेट करता है एक बहुत मेजर प्रिंसिपल है जो नेचुरल जस्टिस का, इसीलिए ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। और नेचुरल जस्टिस क्या बताता है? वो नेचुरल जस्टिस इक्वल है ना कि सिर्फ कोर्ट्स के लिए, वो इक्वल है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए भी। केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए, बिकॉज ये आपके आंसर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेचुरल जस्टिस के नेक्स्ट केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? मेनका गांधी का जो पासपोर्ट है ना, वो इम्पाउंड कर देती है, मतलब जब्त कर देती है, बिना उनकी हियरिंग के, बिना उनकी बात को सुने हुए, बिना उनकी हियरिंग हुए उनका पासपोर्ट जब्त कर देती है। अब इशू आता है, क्या ये फेयर चीज़ है किसी के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना? क्या ये सही है? तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि लॉ की एक प्रोसीजर है, लेकिन लॉ से ऊपर क्या आता है? हमारा आर्टिकल 21 आता है। 21 किस चीज़ पे बना है? फेयरनेस पे, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 क्या इंश्योर करता है? फेयरनेस को इंश्योर करता है कि हर किसी को एक फेयर जीने का हक मिलना चाहिए। तो फेयरनेस की वजह से ये नेचुरल जस्टिस के फर्स्ट प्रिंसिपल को वायलेट करता है। ये नेचुरल जस्टिस को फर्स्ट प्रिंसिपल को वायलेट करता है कि उन्हें उनकी बात बिना सुने ही उन पे एक्शन लिया जा रहा है, उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन में ये आता है कि सबसे पहले लॉ से पहले फेयरनेस होनी चाहिए, एक के साथ, एक पर्सन के साथ पहले फेयरनेस होनी चाहिए। वैसे तो नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बट एग्ज़ाम में जब भी आए तो ये दो केसेस ना बहुत बड़े लैंडमार्क जजमेंट हैं नेचुरल जस्टिस के। तो ये दो केसेस तो आप डेफिनेटली आंसर शीट में मेंशन करना, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगी हाई स्कोर करने के लिए। 10 to 15 मार्क के आंसर में आपको डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, इम्पॉर्टेंस, केसेस, लैंडमार्क जजमेंट सब कुछ मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है, तभी आपका एक अच्छा मार्क्स, आपको तभी एक अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे अगर आंसर 10 to 15 मार्क्स का है। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा अच्छे से समझ चुके हो तो आपने एक 10 to 15 मार्क का आंसर प्रिपेयर कर लिया है नेचुरल जस्टिस के ऊपर। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।